Good morning, everyone. आप लोग को आवाज आ रही है? Good morning, ma'am. Girls, please write your name in the chat box. Full name. Okay. Okay. Excuse me. I have a very sore throat, so I may not be able to speak too loudly today. So please bear with me. Um, does anybody remember till where we studied in the last class? Yes, ma'am. Then we have to study about special damages or suit of damages. Okay. Thank you. So we'll just quickly see. We were studying the remedies for breach of contract. So we have 5 remedies listed. The first one is rescission of a contract. So under rescission, we studied that in case of a rescission, the party who is aggrieved or who has not breached the contract has the right to withdraw the contract or cancel the contract and charge for damages. Okay. Then suit for second is suit for damages. Now under suit for damages, we discussed. I think we discussed in yes. So damages that have to be paid in case because of a breach of contract, the other party who has not breached the contract suffers some kind of inconvenience or losses due to the damages or due to the breach of the contract. Those damages can be claimed from the excuse me, from the party who has breached the contract. Now, damages can be of 4 types. First was general or ordinary damages. Okay, then special damages, exemplary damages, and nominal damages. Now, general damages or ordinary damages arise out of breach in the usual course of the non-performance of contract. Okay, so we'll discuss just we'll revise in short the example so that you we can brush up what we discussed in the general damages. Okay, Ajay promised to pay the money owed by him to Abhay on 28 September. Okay, तो अजय के पास अजय ने कुछ गुड्स खरीदे थे अभय से और जिसके अगेंस्ट में उसको पेमेंट करनी थी और डेट डिसाइड हुई कि 28 सितंबर को अजय पेमेंट करेगा पर अजय ने क्या किया अजय डिड नॉट पे ऑन द ड्यू डेट बिकॉज ही हैड टू पे अदर क्रेडिटर्स अजय ने क्या किया अजय ने दूसरे क्रेडिटर्स को पे कर दिया ओके और अभय के पैसे पे नहीं किए ऑन द ड्यू डेट ठीक है इस सिचुएशन में अभय कैन क्लेम डैमेजेस द नॉर्मल डैमेजेस और द ऑर्डिनरी डैमेजेस इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि ऐसी सिचुएशन अगर है तो इज अजय लायबल टू पे तब आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि what according to you is the right answer. So in this case Ajay is liable to pay to the extent of the amount he had to pay Abhay. मतलब अजय को डैमेजेस तो पे करने पड़ेंगे पर कितने डैमेजेस पे करने पड़ेंगे सिर्फ उतने ही जितने के पैसे उस पर ड्यू थे मतलब जितनी उधारी अजय के ऊपर थी
वो उसे पे करनी पड़ेगी, प्लस उसने जितने दिन लेट किया है डैमेजेस पे करने में उतने दिन का उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दैट्स इट। उसके अलावा अगर उसके पैसे पे ना करने की वजह से अभय को कोई नुकसान उठाना पड़ता है, उन डैमेजेस के लिए अजय रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि नॉर्मल नो मैम, डैमेजेस। नहीं आया समझ में। ठीक है, मैं फिर से समझाती हूँ। यस मैम। फोकस ऑन द इलस्ट्रेशन, ठीक है, एग्जाम्पल पे फोकस करके समझेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या एग्जाम्पल लिया था। दो पार्टीज हैं, फर्स्ट पार्टी है अजय और सेकंड है अभय। ठीक है, अजय ने अजय और अभय के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अभय कुछ गुड्स डिलीवर करेगा अजय को, ठीक है, और अजय उसके अगेंस्ट में पेमेंट करेगा। ठीक है, अभय ने गुड्स डिलीवर कर दिए। अब जो पैसे अजय के पास ड्यू है, मान लो कि 1 लाख रुपीस के गुड्स अभय ने डिलीवर किए और 1 लाख रुपी अजय को 28 सितंबर को पे करने थे अभय को। ठीक है, डेट डिसाइड हुई कि 28 सितंबर को अजय पैसे पे करेगा। पर अजय ने क्या किया, अजय ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। उसने 28 को अभय के पैसे पे ना करके किसी और क्रेडिटर के पैसे चुका दिए। ठीक है, या उसने किसी भी रीजन से, हो सकता है कि अभय के बस पैसे नहीं दिए, तो कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच हो गया कि 28 को डिसाइड हुआ था कि पैसे पे किए जाएंगे, पर अजय ने पैसे पे नहीं किए। अब इस सिचुएशन में अजय की क्या लायबिलिटी बनती है? तो अजय की लायबिलिटी ये बनती है कि जितना पैसा पे करना था, मतलब 1 लाख रुपए तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अजय को पे करना ही था, तो 1 लाख तो वो पे करेगा। लास्ट मान लो कि उसने 1 महीने बाद पे किया, 28 सितंबर को करना था तो वो तो उसने किया नहीं। मान लो 28 अक्टूबर को उसने पैसे दिए, तो उस 1 महीने का उसे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा 1 लाख रुपए पे। ठीक है, बट इतना पैसा तो वो पे किया, मतलब 1 लाख रुपए प्लस 1 लाख पे इंटरेस्ट, जितने भी दिन लेट किया उसने उतने दिन का। इसके अलावा अब मान लो कि अभय को कोई और क्रेडिटर को पे करना था आगे, मतलब जैसे बिजनेस में ऐसे ही होता है कि अजय मुझे पैसे देगा तो मैं आगे पेमेंट करूंगा। ठीक, बट इस सिचुएशन की वजह से अभय आगे पेमेंट नहीं कर पाया और उसका मान लो 10 लाख का नुकसान हो गया, ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो उस 10 लाख के नुकसान के लिए अजय लायबल नहीं होगा। इसे कहते हैं जनरल और ऑर्डिनरी डैमेजेस। अब समझ में आया? यस मैम। आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं स्पेशल डैमेजेस पे। सेकेंड टाइप ऑफ डैमेजेस है स्पेशल डैमेजेस। Compensation for special losses is called special damages. Compensation is recovered only in special circumstances, and if it is brought to the notice of the defaulting party. When a party claims special damages, it has to prove that the other party to the contract knew at the time of making the contract that there would be a loss in special circumstances in case of the breach of contract. तो स्पेशल डैमेजेस किस केस में पे करे जाते हैं? मान लो कि दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त एक पार्टी ने दूसरे को बता दिया कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो XYZ अमाउंट ऑफ डैमेजेस अकर होंगे और तुम्हें ये पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक, मैंने क्या किया, पहले से दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म कर दिया है एट द टाइम ऑफ
मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। उस सिचुएशन में जब उनको पहले से पता था कि ब्रीच करने पर उन्हें ये नुकसान उठाना पड़ेगा, उस केस में स्पेशल डैमेजेस पे होते हैं। ठीक है, हम ये एग्जाम्पल से समझेंगे। मलिक agrees to repair the machine of Mr. Sangi so that he would not suffer any losses in the business। ठीक है, तो मलिक इज एन इलेक्ट्रिशियन और अ टेक्नीशियन जिसको मिस्टर संगी ने हायर किया कि उनके बिजनेस में या उनकी फैक्ट्री में जो मशीन खराब हो गई है उस मशीन को रिपेयर करेगा मलिक। ओके, Mr. Sangi agrees to pay 5,000 in advance for getting the machine fixed। ठीक है, तो मिस्टर संगी ने 5,000 रुपये एडवांस दिया मलिक को कि तुम मेरी मशीन फिक्स कर देना। पर डेट क्या डिसाइड हुई? 10 जुलाई। ठीक है, तो 10 तारीख को ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मिस्टर संगी की मशीन मलिक रिपेयर करेगा और 5,000 रुपीज उसने एडवांस भी लिए थे। Malik repaired the machine, but it was not according to the contract. Malik has to pay the cost of the additional repair, which Mr. Sangi will have to make to use the machine to full capacity। ठीक है, तो 10 जुलाई को उसे रिपेयर करनी थी फुली, बट प्रॉब्लम क्या हुई? मलिक ने मशीन को रिपेयर तो किया बट उस हद तक नहीं किया या उतनी कैपेबिलिटी से वो मशीन काम नहीं कर रही रिपेयर होने के बाद भी जैसे उसे करना चाहिए। ठीक है, मतलब वो पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाया मशीन को। ऐसे सिचुएशन में मलिक को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, मलिक को पहली बात तो जो एडवांस था वो रिटर्न करना पड़ेगा, प्लस मिस्टर संगी को जो पैसा आगे रिपेयर करवाने के लिए लगेगा उस मशीन को फुली रिपेयर कराने के लिए वो भी मलिक ही पे करेगा। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल है, अगर इसमें थोड़ा डाउट है तो हम दूसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी को कोई डाउट रहे तो बताना। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये सेकंड एग्जांपल है। सेमीटेक बिल्डर्स प्रॉमिस मिस्टर आहूजा। अब यहाँ दो पार्टीज हैं, एक है सेमीटेक बिल्डर्स और दूसरे हैं मिस्टर आहूजा। ठीक है, सेमीटेक बिल्डर्स ने प्रॉमिस किया कि बाय 1 जनवरी 2008 मिस्टर आहूजा को वो एक घर कंस्ट्रक्ट करके उसका पोजेशन देंगे। पोजेशन का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है मुझे? Does anybody know what possession of a house mean? प्रॉमिस, अधिकार। अधिकार। मतलब कि आप उस चीज को के मालिक डिक्लेयर हो गए हो उस दिन, है ना? जैसे घर की चाबियां मिल जाना, उस दिन पोजेशन मिल जाता है। जिस दिन आपको घर की कीज मिल जाती है उस दिन आपको पोजेशन मिल गया। मतलब अब आप उस प्रॉपर्टी को पोजेस कर रहे हैं, अपने पास उसका ओनरशिप है आपके पास। ठीक है, तो सेमीटेक बिल्डर्स ने प्रॉमिस किया कि वो 1 जनवरी को मिस्टर आहूजा को अपने घर की चाबियां दे देंगे बना के। ओके, उसके पहले मतलब 1 जनवरी के पहले मिस्टर आहूजा एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहने लगे। उन्होंने बोला ठीक है, जब तक आप मेरा घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो मैं एक अपार्टमेंट ले लेता हूँ किराए पे और मैं वहाँ पे रहता हूँ। ठीक है, अपार्टमेंट के जो लैंडलॉर्ड थे, मतलब जो मकान मालिक थे, उनसे बात डिस्कस हुई कि दिसंबर 2007 मतलब 1 जनवरी से पहले दिसंबर में मिस्टर आहूजा घर खाली कर देंगे। ओके, द बिल्डर वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ दिस एंड द अग्रीमेंट वॉज मेड। ठीक है, तो बिल्डर को ये चीज़ बता दी गई कि देखो मिस्टर आहूजा ने कहा
कि मैंने एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया है और दिसंबर तक मुझे वो अपार्टमेंट खाली करना है, तो 1 जनवरी से पहले किसी भी तरह मुझे वो घर रेडी चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर आहूजा ने इन्फॉर्म कर दिया दूसरी पार्टी को, एक्सक्यूज मी, हाँ, देन however Semitech builders did not keep their promise। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर डिलीवर नहीं किया 1 जनवरी को। They have to pay a compensation for the breach of contract. They also have to pay the rent of another house in which Mr. Ahuja would live while waiting for the new house to be ready। तो सेमीटेक बिल्डर्स ने प्रॉमिस किया था कि 1 जनवरी को वो घर का पोजेशन देंगे, पर उन्होंने नहीं दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच हो गया। अब क्योंकि उन्हें पहले से इन्फॉर्म किया गया था कि रेंटेड अपार्टमेंट में मिस्टर आहूजा रह रहे हैं और उनको वो घर खाली करना है किसी भी हालत में दिसंबर में, ठीक है। पूरा दिसंबर निकल गया, जनवरी भी आ गई, पर सेमीटेक बिल्डर्स ने घर डिलीवर नहीं किए, तो ऑब्वियसली मिस्टर आहूजा को तो घर खाली करना पड़ेगा जो रेंट पे लिया था, और दूसरी जगह रेंट पे लेना पड़ेगा। ओके, अब क्योंकि सेमीटेक बिल्डर्स को ये पता थी और उनकी गलती की वजह से मिस्टर आहूजा को अब दूसरी जगह रेंट पे घर लेना पड़ेगा, प्लस उस दूसरे रेंटेड घर में अपना सामान भी शिफ्ट करना पड़ेगा। इस दौरान जितना भी खर्चा आएगा, जब तक घर फाइनली डिलीवर नहीं हो जाता मिस्टर आहूजा को, उस तक के सारे पैसे सेमीटेक बिल्डर्स को उठाने पड़ेंगे। ठीक है, मिस्टर आहूजा पहली बात तो जिस नए घर में रेंट पर लेंगे ना, जो दूसरा रेंटेड अपार्टमेंट लेंगे रहने के लिए, जब तक घर नहीं बन जाता, उसका रेंट, जब तक घर नहीं बनता तब तक का रेंट, मान लो 3 महीने और लग जाते हैं सेमीटेक बिल्डर्स को, तो 3 महीने का रेंट सेमीटेक बिल्डर्स को पे करना पड़ेगा, प्लस उनके शिफ्ट होने का रीएलोकेटिंग का जो कॉम्पेंसेशन है। मान लो कि उन्हें घर शिफ्ट करने में 50,000 रुपये लग गए, तो वो 50,000 भी सेमीटेक बिल्डर्स ही पे करेंगे। ओके, अभी समझ में आया? तो ऐसा इसलिए ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि सेमीटेक बिल्डर्स को पहले से बता दिया गया था, द बिल्डर वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ दिस अग्रीमेंट ऑफ दिस एंड द अग्रीमेंट वाज मेड। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर ही इन्फॉर्म कर दिया गया था कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो ये नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? स्पेशल डैमेजेस किस केस में पे किए जाते हैं? नो मैम। नो मैम। नेक्स्ट हम आते हैं एग्जेम्पलरी डैमेजेस पे। ठीक है, अब एग्जेम्पलरी डैमेजेस बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ डैमेजेस होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 सिचुएशंस में ही पे किए जाते हैं। ठीक है, इन 2 में से अगर कोई एक सिचुएशन नहीं है तो एग्जेम्पलरी डैमेजेस पे नहीं किए जाएंगे। क्या क्या 2 सिचुएशन होती वो अब हम देखते हैं। एग्जेम्पलरी डैमेजेस आर ऑल्सो कॉल्ड विंडिक्टिव डैमेजेस। ठीक है, तो ये दूसरा नाम है इनका। They are awarded by the court if a party has suffered mentally or emotionally due to the breach of contract। ठीक है, तो यहाँ पर मॉनेटरी टर्म्स में हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं डैमेजेस को, हम किस तरह की सफरिंग को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मेंटल या इमोशनल सफरिंग को। ठीक है, the court makes an exception to the general principle that damages should be awarded only for financial losses due to the breach of contract। बाकी हर कॉन्ट्रैक्ट के केस में किसी भी तरह की इमोशनल सफरिंग या मेंटल सफरिंग या टेंशन या स्ट्रेस के अगेंस्ट कोई डैमेजेस पे नहीं किए जाते। कोर्ट कभी भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता, बट इन स्पेशल 2 केसेस में ही exemplary damages पे किए जाते हैं। ठीक है, there are 2 important matters in which the court awards exemplary damages. First is breach of promise to marry another person।
मतलब किसी से शादी का वादा करके अगर आपने मना कर दिया, ऐसे सिचुएशन में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर होगा प्लस एग्जेम्पलरी डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है। सेकेंड है अनजस्टिफाइड रिफ्यूजल ऑफ बैंकर टू ऑनर अ चेक टू ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है। तो अगर बैंक ने मेरा चेक ऑनर करने या मेरे चेक के अगेंस्ट पैसा देने से मना कर दिया, ऐसे सिचुएशन में भी एग्जेम्पलरी डैमेजेस पे किए जाएंगे। ठीक है। अब इनको हम और डिटेल में समझते हैं। First, breach of promise to marry another person. If there is a breach of contract to marry another person, although a promise has been made, the aggrieved party can claim damages from the person who has broken the promise. ठीक है। तो जिसने शादी करने से इनकार किया शादी सेट होने के बाद, उसके जिसने इनकार किया है उसे एग्जेम्पलरी डैमेजेस पे करने पड़ सकते हैं। The reason for this is that the aggrieved party has been emotionally hurt and has also lost his or her reputation in public. ठीक है। तो क्यों ऐसा पे किया जाता है? बिकॉज जिसको शादी करने के लिए मना कर दिया गया है उस पार्टी को फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा इमोशनल सफ़र करना पड़ता है और सोसाइटी में भी उनकी रेपुटेशन पे असर पड़ता है। ओके, कि उनकी शादी टूट गई। Since it is difficult to measure the financial loss in such a case, the court awards exemplary damages. ठीक है। फर्स्ट केस सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. सेकेंड पढ़ते हैं unjustified refusal of a bank to pay unjustified refusal of a bank to honor a check of another person. Sometimes a bank refuses to honor a check even though the account holder has sufficient funds in his or her account. This causes loss of reputation to the account holder. The aggrieved party can claim damages from the bank. The smaller the amount that is dishonored, the greater would be the damages. तो सेकेंड केस क्या है? मान लो मैंने आपको किसी चीज की पेमेंट करी थ्रू चेक। ठीक है। मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज है, मैंने आपको 50,000 की पेमेंट चेक इशू किया। पर जब आपने चेक बैंक में डिपॉजिट किया तो मेरे बैंक ने मना कर दिया पैसे देने से, कि उनके पास अभी पैसे हैं नहीं, ये कुछ भी रीजन हो सकता है, उससे मतलब नहीं। ठीक है। अगर बैंकर ने मना किया पैसे देने से तो उस बैंक को एग्जेम्पलरी डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाली पार्टी, जैसे आपको मैंने चेक दिया है तो आप मेरे बारे में क्या सोचोगे कि अरे मेरा चेक तो बाउंस हो गया या डिसऑनर हो गया। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में मेरी रेपुटेशन पे असर पड़ेगा, जिसके लिए बैंक को मुझे कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो बैंक कैन नॉट रिफ्यूज टू पे एनी चेक और ऑनर एनी चेक जब तक मेरे अकाउंट में बैलेंस हो। ठीक है। अगर मान लो मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं होता जितने का मैंने चेक इशू किया है, उस सिचुएशन में दिक्कत हो सकती थी, पर तब मैं रिस्पॉन्सिबल होती। ठीक है। तो आप लोगों ने 12th में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि हम हर एक बैंक को एक रिजर्व रखना पड़ता था, LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। Legal reserve ratio. यस। तो लीगल रिजर्व रेशियो वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट ऑफ रिजर्व CRR and SLR। SLR. SLR. तो ये दोनों पार्ट इसलिए मेंटेन किए जाते हैं सो दैट इस तरह की सिचुएशन अराइज ना हो। ठीक है। तो ये दो ही सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें एग्जेम्पलरी डैमेजेस पे किए जाएंगे। ठीक है। एग्जेम्पलरी डैमेजेस कौन से होते हैं? जो इमोशनल या मेंटल सफरिंग के अगेंस्ट में पे किए जाने पड़ते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन?
एग्जाम्पलरी डैमेजेस में किसी Yes, को कोई ma'am. डाउट तो नहीं है? No, ma'am. चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉमिनल डैमेजेस, ठीक है। नॉमिनल डैमेजेस बहुत ही सिंपल होते हैं। नॉमिनल मतलब वेरी लेस, ठीक है। तो नॉमिनल डैमेजेस कई ऐसे Small केसेस amount. में, हाँ वेरी स्मॉल अमाउंट। तो नॉमिनल डैमेजेस ऐसे सिचुएशंस में पे किए जाते हैं जहां पर हम सिर्फ ये डिस्करेज करना चाहते हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है। हम आई विल रीड आउट एंड यू विल अंडरस्टैंड। Nominal damages are awarded when in a breach of contract the aggrieved party does not have any losses due to the breach, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच भी हो गया, बट अग्रीव्ड पार्टी को कोई लॉस नहीं हुआ उस सिचुएशन में। द कोर्ट however treats this seriously so that such type of breach are not made by the parties, ठीक है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ पर किसी भी पार्टी को कोई लॉस नहीं उठाना पड़ा उस ब्रीच की वजह से। ऐसे सिचुएशन में भी डैमेजेस के लिए हम सूट फाइल कर सकते हैं, बट क्योंकि कोई डैमेज नहीं हुआ है इसलिए अमाउंट ऑफ डैमेजेस बहुत ही लेस रखा जाता है। ये इसलिए पे किया जाता है, मतलब बहुत ही कम, जैसे मान लो 100 रुपये या 50 रुपीज़ या 500 रुपीज़, ऐसे बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे किए जाते हैं। ये इसलिए पे किया जाता है क्योंकि कोर्ट डज नॉट वांट टू इनकरेज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ना हो इस चीज़ को रोकने के लिए वो डैमेजेस पे करना कंपलसरी करते हैं, चाहे वो कितने भी छोटे अमाउंट ऑफ डैमेजेस हों, ठीक है। Therefore, they avoid a small token as compensation to take note of the offense made by guilty party. अब यहाँ पे इनका मेन एम जो होता है कोर्ट का, वो ये नहीं है कि सामने वाली पार्टी को गिल्टी फील करवाना। अ स्मॉल कॉम्पनसेशन में बी चार्ज सो दैट द गिल्टी पार्टी रिकॉग्नाइजेस द मिस्टेक। क्या हमें दूसरी पार्टी को ये नहीं शो करना कि आपने मतलब आप गिल्टी हैं, बट हमें उन्हें ये शो करना है कि आपने जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है इट इज नॉट इनकरेज्ड। अगली बार आप ये चीज ना करें, इसलिए आपको ये छोटी सी फीस लगा के छोड़ा जा रहा है, ठीक है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, सो वील स्टॉप हियर। इसके बाद हमें नेक्स्ट रूल्स रिगार्डिंग डैमेजेस पढ़ने हैं, जिस तो ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। Okay, ma'am. हाँ, Ma'am, और आप Have a लोग nice day, ma'am. एक सेकेंड, excuse me, ma'am. I want everybody to read what we have studied today, और अगर कोई डाउट होता है तो कल की क्लास में बताना, ठीक है। हाँ, अब बोलो। Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. हाँ जी, Ma'am, have you uploaded these slides in Moodle? yes, I have uploaded them in Moodle. मैम बट मैंने चेक किया था तो भारती मैम का बस दिखा रहा था, आपका शो नहीं हो रहा था। आप सेकेंड यूनिट पे नीचे जाके देखिए, ठीक है। ओके मैम। आपने फर्स्ट यूनिट में देखा होगा, मैं Yes, अभी ma'am. आपको सेकेंड यूनिट पढ़ा रही हूँ। सेकेंड यूनिट का पार्ट में जाके आप स्क्रॉल डाउन करिए, उसमें मेरे नाम से मैंने क्लास प्रेजेंटेशन लिखी हुई है, यस मैम। ठीक है। और एवरी डे जो हमारी क्लास होती है वो भी मैं उस पर अपलोड करती हूँ एज अ वीडियो। तो आप वो भी, ओके अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी है तो यू कैन गो बैक एंड वॉच इट, ठीक है। ए सेक्शन बी ओके सेक्शन दोनों की अलग अलग है, बट मैटर ऑलमोस्ट सेम ही है तुम दोनों का, तो कोई सा भी आप Yes, देख ma'am. नहीं, सकते हैं, ठीक है ना। बात कर रही हैं। थैंक यू गर्ल्स। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am.